नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चली चुनावी जंग हिंदू मुस्लिम संघ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश के दो प्रमुख दल भाजपा कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा जहां कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी पलटवार करते हुए कह रही है कि वोट मांगने सभी को अधिकार है। देहरादून में नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल एक मस्जिद के बाहर अपने पक्ष में वोट अपील करने को लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस ने जुमे की छुट्टी दी, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही और अब जुमे के दिन इनकी पार्टी के प्रत्याशी मस्जिद में वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड में जनसभा में बुलाने का विरोध कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की सोच मुगलिया है, वह कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने की बात कह रहे हैं। वहीं भाजपा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि वोट मांगना सभी का अधिकार है। योगी को प्रचार के लिए उत्तराखंड में उतारना भाजपा का निजी मामला है। चुनाव में नेता सभी समुदाय से वोट की अपील करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो या फिर कोई भी मतदाता। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती और इसी आधार पर चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करती रहती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग 23 जनवरी को होनी है। सभी पार्टी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुट गए हैं, जिसका परिणाम 25 जनवरी को सबके सामने होगा। चुनावी तैयारी और प्रचार को देखते हुए भाजपा सभी पार्टियों से आगे दिख रही है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बटोरने और अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई सीटों पर निर्दलीय भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार शहरों में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बताया। कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर बनाने को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की सोच हमेशा मुगलिया रही है। कांग्रेस करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर को कांग्रेस काल्पनिक बताती है। निकाय चुनाव में हिंदू बहुमूल्य उत्तराखंड की जनता जरूर इन्हें करारा जवाब देगी। देखिए, हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसे काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था। उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर। और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा उनकी ये सोच रही है। धन्यवाद। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में तमाम आरोपों के बीच विपक्षी दल भी सत्तासीन भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस और उक्रांद के अनुसार भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर चुनावों को प्रभावित करती रही है। भाजपा निकाय चुनाव में भी मोदी योगी को उतार रही है। कहीं न कहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये उनकी पार्टी का निजी मामला है, लेकिन वोट मांगना सभी का अधिकार है। कांग्रेस के प्रत्याशी अगर मस्जिदों में वोट मांगने जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। वहीं भाजपा के अनुसार कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। छुट्टी हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला और अब मस्जिदों वोट मांगना हो। एक और कांग्रेस भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर खुद जुम्मे के दिन वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, वह भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको जो है प्रचार के लिए बुला रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये उनका दल का मामला है। जहाँ तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद हैं अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें पहले तो जो मुद्दे धामी जी ने कहे हैं उनका नगर निकाय चुनाव के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। राम मंदिर इसमें कोई विषय नहीं, 370 कोई मतलब नहीं। जहाँ तक मस्जिद में वोट मांगने का सवाल है, जब वो हमारे देश के नागरिक हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मांग रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मुस्लिम उनके पदाधिकारी नहीं है, उनके प्रवर्तक तक मुस्लिम है? और भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम से इतना नफरत करती है तो जितने भी दामाद मुस्लिम रखे हुए हैं उनको देश से निकाले, पाकिस्तान भेजें, तब तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी में जो है वो सार्थकता नजर आती है। अन्यथा केवल मुद्दे भटकाने और जनता को हिंदू मुस्लिम में जातिवाद में भड़काने के अलावा, क्योंकि इनने 10 साल के इसके यहाँ के स्मार्ट सिटी का जो काम है तमाम भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग चुनाव प्रचार के लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं? उत्तराखंड निकाय चुनाव में किस पार्टी के कितने प्रत्याशी विजय होते हैं, ये तो आने वाली 25 जनवरी को सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में धुआंधार प्रचार में लगे हैं। भाजपा जहां अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत कर आने की बात कह रही है, वहीं विपक्षी दल भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों में सबसे बड़े और पुराने नगर निगम देहरादून में मुकाबला रोचक मोड़ पर आ गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, मंजू त्रिपाठी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट हैं, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता, और रतनमणि डोभाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो रविंद्र कुमार जी का रुख करूंगा, भाजपा से हमारे साथ जुड़े। रविंद्र जी, अब तो 2025 लग गया, हम कब तक ये 1994 की जो धारणा है वही लेकर चलेंगे कि आपने मस्जिद के बाहर खड़े होकर वोट मांग रहे हो, आप तुष्टीकरण कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो? मेरा एक सवाल ये है कि अभी आपने एक चुनाव होगा जहाँ पर पूरे देश ने उस चुनाव को देखा, कुंदुरकी विधानसभा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीत कर आ गए भाजपा के प्रत्याशी। उपचुनाव में इतिहास रच दिया उन्होंने। वो ऐसे थोड़ी जीते जैसे कि ये नेता बयान दे रहे हैं। वो जीते कि हम मोदी जी का नारा जो उन्होंने दिया था, सबका साथ सबका विकास, इस नारे से जीते वो। रविंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। विशाल जी, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा माननीय मोदी जी का नारा है और इसमें कहीं से कहीं तक कोई अंतर भी नहीं दिखाई देता है। जब किसी को कोई स्कीम जानी होती है, बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, वो डायरेक्ट जाती है। जब किसी को गरीब आदमी को उसका मकान दिया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है किस जाति का है, किस धर्म का है, उसे डायरेक्ट दिया जाता है। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है। तुष्टीकरण की बात जहां तक रही है, तो जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ 1885-86 में, जब इनका निर्माण हुआ, इन्होंने ही फिर एक अपना दल बनाया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1902 या 1906 में, कहीं मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, जब इनका निर्माण हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही वो लीडर थे जिन्होंने एक सह संगठन अपना कांग्रेस से अलग करके मुस्लिम लीग नाम दे दिया। उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा जब हुई, जब 1947 में नेहरू जी ने एक देश को जो है एक धर्म के नाम पर एक देश को भारत के टुकड़े करके उनको दे दिया। और ये सीमा जो वहां से शुरू हुई, उस सीमा को 2014 तक जब दिल्ली सरकार, मनमोहन सिंह सरकार गई, तो वक्फ बोर्ड के नाम लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, 114 संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो जिनके ऊपर जो है
और जो धरोहर जिसे कह सकते हैं वो थी जिसे वक्फ बोर्ड को दी थी। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है जो लगातार कांग्रेस अपनाती है और आज उसी का परिणाम है। आप मस्जिद के बाहर खड़े होके मुस्लिम भाइयों से जब है अपने धर्म अनुसार अपनी जो है पूजा पद्धति के अनुसार अपने ईष्ट को मानने आए, आप उनके साथ खड़े होकर उनको ये कह रहे हैं कि जी आप हमें वोट दीजिए। और वोट देने तक तो ठीक है, मेरे सुनने में यहां तक आया है कि आप उन्हें ये बता रहे हैं कि देखिए अगर भाजपा जीत गई तो ऐसा होगा, भाजपा जीत गई तो ऐसा होने वाला है। अरे भाई क्या होने वाला है? आप डर की राजनीति बनाना चाहते हैं, लोगों में को भड़काना चाहते तो हैं। आप लोगों ने भी 2024 में किया ऐसी बातें, तो दोनों तरफ से होती। राजनीतिक पार्टियों का काम ही मुझे लगता है यही होता है। वो कह रहे थे कि घर से मंगलसूत्र निकल आएगा, मंजू जी हंस रही, लेकिन इनकी पार्टी लगातार कह रही थी कि संविधान खतरे में है। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इस देश में। चुनाव हो गए, बात खत्म हो गई। संविधान खतरे में वाकई में था जब कश्मीर के अंदर एक जो है अलग से कानून बना के नेहरू जी ने दे दिया था, जहां पे एससी दलित समुदाय के लोगों को उनके आरक्षण का लाभ नहीं था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। वहां पे किसी को अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। ये था संविधान का उल्लंघन, तो जिसे कांग्रेस ने लगातार रविंद्र भाई क्या बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद बेशर्मी के साथ कहते हैं कि अगर हम दिल्ली में आए तो हम 370 लगाएंगे, देहरादून उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम 4 धाम की जगह 5वां धाम भी घोषित करेंगे। तो ये सब काम आप अपना विपक्ष पे क्यों थोप रहे हैं भाई? चलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को दर्शाती है, कांग्रेस की जो विचारधारा उसको दर्शाती है कि ये सिर्फ मुगलिया सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए जरा मैं रुक करूंगा मंजू त्रिपाठी। मंजू जी एक बात बताइए, जब राहुल गांधी देश के हर कोने में प्रचार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और इस देश में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, तो योगी जी के आने का विरोध क्यों? इनसे क्या, आप तो स्टार प्रचारक, तो आप भी प्रियंका गांधी, खड़गे जी, हरीश रावत के तो कहने पे शायद राहुल गांधी 4-5 दिन का उन्होंने पूरा समय मांगा है। तो किसी के नेता के आने से स्टार प्रचारकों की सूची तो आपने भी तैयार की खूब लंबी, तो योगी जी के आने से क्या दिक्कत है? विशाल भाई, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज बहुत ही पावन और पवित्र दिन है, गणेश संकट चतुर्दशी जी, चतुर्थी जो है उसका मैं सभी को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपकी बात का जवाब देने जा रही हूं। देखिए, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति कर रही है वो भाजपा कर रही है। एक दूसरे को, जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी तो क्या खाली हिंदू थे? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पढ़ने लिखने वालों इंसान जैसे बात करना अगर डिबेट में हो तो ज्यादा अच्छी बात है, किसी को ब्लेम करने की बात नहीं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोगों का मान सम्मान रहा है और है। ये नहीं है कि अगर कि आपका जो प्रत्याशी है उसके माथे पर नहीं लिखा है कि खाली आप हिंदुओं के साथ, हिंदू से मांगेंगे वोट। अगर ऐसा है तो आपकी पार्टी में जितने मुस्लिम उनको थोड़ी पार भेज दीजिए ना। आप करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। ये जो राजनीति भाई, और ऐसा भी विशाल भाई इनकी गलती नहीं है भाजपा वालों की कि ये इस तरह से बिलबिला रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या बाहर से नेता बुला के इनको क्या बोलते प्रचार, क्योंकि काम नहीं किया है उसका इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भर्ती घोटाला चरम सीमा पे है, नौकरियां किसी की नहीं लेगी, सिर्फ मेयर के बेटी की बच्चे की नौकरी छोड़ के किसी की नौकरी नहीं लेगी। आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि जो है देखे गए कि आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज है उनके थ्रू बीएड एमएड वालों को हॉस्पिटल में 135 लोगों की नौकरी की दी गई कि चद्दर बदलेंगे, ये करेंगे, आया का काम तक दिया गया और 50 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, 35 लोग दूसरे दिन छोड़कर चले गए। क्या दर्शाता है ये? क्या मजाक हो रहा है हमारे युवाओं के साथ? क्या यह जनता इससे अनभिज्ञ है? कब तक डिवाइड एंड रूल की बात आप करेंगे? एक तरफ देश की आजादी में जो आप लोगों ने अपना लहू बहाया होता तो आज आपको कुछ दर्द होता,
आप जो है आपके नेता मोहन भागवत जी का बयान सुनिए, कह रहे हैं देश तो आजाद हुआ जब राम मंदिर बना। राम मंदिर के बाद देश आजाद हुआ। क्या गुमराह कर रहे हैं इस युवा पीढ़ी को? किस लाइन पर आप लोग लेके जा रहे हैं? कहां की शिक्षा दे रहे हैं? डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं। जहां तक बात कश्मीर की, कितने घर बना लिया आपने? आप कह रहे हैं कि आप पूजा नहीं। मरे भाई, मैं एक सैन्य अधिकारी की पुत्री हूं जिसने अपने जीवन के 8 वर्ष कश्मीर में पढ़ाई किया है। मैंने 4 पोस्टिंग मेरे फादर की रही है कश्मीर में। वहां खीर भवानी जैसी मान्यता कहां नहीं। वहां सब ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ भी कह को पिक्चर बना के और आप जो डंका पीटना चाह रहे हैं, वो बीपी सिंह की गवर्नमेंट में वे पंडितों को भगाया गया था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। मुझसे ज्यादा उस समय मैं खुद गवर्नमेंट वुमेन स्कॉलर श्रीनगर में एग्जाम दे रही थी जिस समय की यह घटना है, जिस समय रूबिया सईद जी किडनैप हुई है। तो इस तरह से ओछी बातें इस मंच पर, हम लोग बड़े अच्छे बैकग्राउंड के सभी लोग हैं, सभी लोग अनुभवी हैं, मुझसे सब बड़े हैं। हमें डिबेट के लिए नहीं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। मंजू जी, मैं आपसे छोटा हूँ। इसका मतलब हम नहीं कुछ अनाप शनाप बोलते। बिल्कुल। आप देखिए कि आपके पास अगर आज कुछ होता, आपके मेयर ने काम किया होता, तो आप अपने सिटिंग मेयर को टिकट देते पहली बार। नहीं, ये रोटेशन पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं मंजू जी मैं रोक रहा हूं आपको। एक होता है रोटेशन पॉलिसी, ये सारी पार्टियों को अपनानी चाहिए। अगर रोटेशन पॉलिसी होगी ना तो फिर आपका काम और अच्छे से होगा। मैं आप दोनों को रोकूंगा। मैं जरा यूकेडी के प्रवक्ता के पास चलता हूं, फिर रतनमणि जी का रुख करूंगा। सबसे जो चुनाव लड़ रही है अगर कोई पार्टी जिसके पास जनता का जो समर्थन है वो है, और जैसे चुनाव होते आते थे, आजकल तो बड़े हाईटेक चुनाव हो गए हैं, एलईडी वैन, एलईडी वॉल्स और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मूल रूप से अगर मुझे बहुत अच्छी तस्वीरें जो लगती हैं चुनाव में, उत्तराखंड के निकाय चुनाव में हो या विधानसभा या लोकसभा, वो यूकेडी की तस्वीरें लगती हैं। फैसला कुछ भी हो, लेकिन चुनाव को मूल मुद्दों के साथ आप लड़ रहे हैं भाई। देखिए विशाल जी, आपका चैनल उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और जनता देख भी रही है। अभी निकाय चुनाव है विशाल जी, और मैं पिछले 10 मिनट से लगातार सुन रहा हूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं बिना मुद्दे के इस डिबेट को आगे चला रहे हैं। अरे भाई, निकाय चुनाव में आप अपनी पार्टी का विजन बताएं। आप लोकसभा में भी मुगलिया बोलते हो, आप विधानसभा में भी मुसलमानों का विरोध करते हो, और जब आपको वोट की जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये नकवी के, शहदाब शम्स के, शहनवाज हुसैन के तलवे चाटते हैं। वोट के लिए कुछ भी कर लें। अब इनको दिखता है उत्तराखंड के अंदर चुनाव हैं निकाय के, तो अब ये ना तो ये स्मार्ट सिटी पे बोल रहे, ना उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोल रहे। उत्तराखंड में डकैतियां पड़ रही हैं, सरेआम बूढ़ों की हत्याएं हो रही हैं, इस पे कुछ नहीं बोल रहे। बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलने लगे कांग्रेस तो मुगलिया है। मैं पूछना चाहता हूं, चलो कांग्रेस मुगलिया है, मगर मुसलमान को दामाद तो आप ज्यादा बनाते हो। तब आपको कोई उसमें मुसलमान का भेदभाव नहीं दिखता। अरे कब तक आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फैलाओगे? बेटियां मुसलमान को दोगे और वोट के लिए फिर कांग्रेस को गरियाओगे, और जब जनता सवाल करे तो मुंह छुपाओगे। ये कब तक चलेगा भाई? उत्तराखंड के अंदर अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर सरेआम डकैती पड़ती है, उस पर बताइए क्यों पड़ी? पुलिस लाचार क्यों है? क्यों वीआईपी सुरक्षा में है? पुलिस का ढांचा तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी देहरादून में डेंगू बहुत बुरी तरीके से होता है, आप स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करते? सड़कों पे जाम क्यों लग रहा है? और जरा सी बारिश में 24 घंटे का जो जल भरा हो जाता है, इससे निजात कब मिलेगी? इस पर कोई बात नहीं। विशाल जी, हम निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र का चुनाव नहीं लड़ रहे। इस समय पर तो नाली का, नौजवान बच्चों को रोजगार का, ठेली वालों को कब नियमित करोगे? आप कब नदी नालों के किनारे बैठे लोगों को नियमित करोगे? कब आप उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत के हिसाब से शहर का विकास करोगे? इस पर कोई चर्चा नहीं है। अगर आपको वाकई राजनीति करनी है तो गामा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्यों हटाया? इसका मतलब चेहरे बदल बदल कर डकैतों की तरह, ठगों की तरह आप अपने उत्तराखंड को लूटते रहेंगे। इस पर भाजपा को बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य है
कि अब इस लोकतंत्र में, विशाल जी मैं आपको एक बहुत ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, ऋषिकेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही बिहार के एक अनपढ़ व्यक्ति को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता आजकल एक निर्दलीय को ऋषिकेश में घुमा रहे हैं, कह रहे हैं पहाड़ी चाहिए, पहाड़ी चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि देखो यूकेडी ने तो मैदानी को टिकट दे दिया। अरे भाई, उत्तराखंड के मूल निवासी को टिकट दिया। अब इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर चुका, जो 9 नवंबर 2000 को ये कहा करते थे ये यूकेडी तो पहाड़ियों की पार्टी है, ये मैदानियों की पार्टी नहीं है। अरे भैया, उत्तराखंड क्रांति दल को सरकार मिल गई तो ये पहाड़ियों को उत्तराखंड से खदेड़ेंगे। आज वही भारतीय जनता पार्टी बोल रही कि यूकेडी तो जो है मैदानी क्षेत्र के लोगों को टिकट दे रही। कहने का मतलब है, सत्ता में बैठने के लिए ये नफरती चिंटू, जिनके पास विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये केवल चुनाव को इस हद तक लेके आ गए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि ऋषिकेश में कम से कम भाजपा के मुंह से पहाड़ और पहाड़ी की बात तो निकल रही है, वरना ऋषिकेश के बढ़िया आज भाजपा को जो है जुतियाते नहीं, वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, क्योंकि ऋषिकेश के जो पूंजीपति है वो भी कह रहे हैं कि हम अपने सिर पे पासवान को तो देख नहीं सकते। अगर किसी संदीप गुप्ता की हत्या करनी थी तो शहरी विकास मंत्री किसी और को टिकट दे देता, मगर अनपढ़ व्यक्ति को टिकट देकर इसने जो हमारे साथ जो है इस लाला ने नुकसान कर दिया। ये तो हमारी भी बेइज्जती है। अब भारतीय जनता पार्टी को वहां समर्थन नहीं मिल रहा तो लगे पहाड़ और मैदान का झगड़ा खड़ा कराने के लिए, एक निर्दय के लिए। कहने का मतलब है विशाल जी, हम वैचारिक रूप से भाजपा कांग्रेस के विरोधी हो सकते हैं, मगर गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला उत्तराखंड का मूल निवासी, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए निकाय के पास हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, इस पर बात होनी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल बुनियादी मुद्दों पर बात करती है, हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारा नगर के अंदर, निकाय के अंदर अगर मेयर बनकर आएगा तो हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कराएंगे, बुजुर्गों को महसूस कराएंगे कि आपके राज्य की सरकार है, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, गरीब को मेडिकल सुविधा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, शहर सुरक्षित होगा, जाम से निजात दिलाएंगे। ये स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव पे हैं। मगर दुख देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव में डिबेट अभी 5 मिनट की नहीं हुई, आप मुसलमान मुगलिया, कांग्रेस तो मुगलिया हो गई। आप कौन हो? आपके पास है नहीं उनके पास बोलने को, आपके पास शहनवाज हुसैन नहीं है। वोट के लिए आपको सब कुछ जायज है, मगर गरियाने के लिए कांग्रेस को। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई विचार नहीं है, ये दामाद मुसलमान को चाह लेंगे, मगर जब वोट की बात आएगी तो नफरत फैलाएंगे, और जब ये नफरत में कामयाब नहीं होती तो दंगे करा देंगे, और जब ये दंगे में भी कामयाब नहीं होते तब ये अपने चेहरे बदल देते हैं। आपको ये बताना चाहिए, या तो गामा भ्रष्टाचारी था तब टिकट कटा, और अगर गामा योग्य था तो उसका टिकट क्यों काटा? अरे देखो, इस पे क्यों जवाब चेहरे की लेंगे, बलि दे? इस पे लेंगे, शांति प्रसाद जी इस पे जवाब लेंगे, लेकिन इशारा है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि डोभाल जी हैं। रतनमणि जी, तीनों ही दल को सुना, इस चुनाव को मैं मानता हूँ नाली, खड़ंजा, सफाई, स्ट्रीट लाइट, इन सब का ये चुनाव है। यहाँ पे बात हो कि भाई रतनमणि जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर सिटीजनों में गिनती है, इनके लिए क्या होगा कि आप सुबह जब वॉक करने जाएं तो पार्क सुंदर मिले, आपको ओपन जिम मिले, लेकिन ये मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि चुनाव का ट्रेंड ही बदल गया है। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जब थे तो मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ पर एक बस्ती थी, वहाँ पर जाके भाजपा के प्रत्याशी ने कहा आपका एक वोट पाकिस्तान के एक आतंकवादी को मारेगा। अब मैं इस विचार में था कि यार ये वोट हम दे रहे हैं या AK-47 को दबा रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। खैर, वैसी चीजें कांग्रेस भी करती कि आपका एक वोट देश को बहुत मजबूत करेगा। आप निकाय में चुनाव लड़ रहे हो, हमारी नाली साफ होगी नहीं उस वोट से, हमें ये जानना है। देश मजबूत होता रहेगा, उसके लिए 2 चुनाव 3 चुनाव और होते हैं। रतनमणि जी, देखिए मिसाल जी, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और मैं दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं मैं उस पर
नहीं जाना चाहता। मैं ये समझता था कि दोनों सत्तारूढ़ शासक दल है, दोनों, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। और कम से कम इस चुनाव में वो एक विजन डॉक्यूमेंट लेके दोनों पार्टियां आते और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे होते। हम चर्चा कर रहे होते कि कौन सी पार्टी 74वें संविधान संशोधन को लागू करने जा रही है, उसकी सिफारिशें जा रही है, क्या वो निकायों को मजबूत करने के लिए जो है, जो अधिकार मिला हुआ संविधान को, उस पर कितना वो कर रहे हैं। ये निकाय, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र का जो नींव है, जो प्राथमिक इकाई है, वो नगर निकाय है, वो पंचायत है। अगर वो नींव ही आपकी मजबूत नहीं है, उसी अगर वो कमजोर है तो कोई उसके ऊपर जितना भी आप बिल्डिंग बनाए वो मजबूत नहीं हो सकती है। और उसको अधिकारों का सवाल है कि उसको वो अधिकार आप क्यों नहीं देना चाहते हैं। और अब बात आपने वहां से शुरू कर दी, मस्जिद से, किसी मस्जिद से कर दी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर दी। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाए तो उसमें क्या मतलब क्या क्या दिक्कत क्या है? यूनिवर्सिटी बनेगी, पढ़ेंगे तो सब लोग ना उसमें। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी हुई है तो क्या मुस्लिम के लिए वो बनी हुई है? लेकिन बेमतलब की बातों को इस तरह से वो उसको नारे मिले, जब आप कुछ कर नहीं रहते हो, जब आपके कुछ लोगों को लुभाने के लिए कोई लोकप्रिय चीज आपके ना हो कि हमने भाई 5 साल नगर निगम का बोर्ड चलाया है और ये हमारी उपलब्धि है, इस पर आपको मतदान करना है। और जो विपक्षी पार्टी है वो उसमें उसकी सफलता या जो कुछ उनको लोगों को भरोसा देना, उस पर चुनाव होता है। लेकिन ये कहीं नहीं हो रहा है। आप कम से कम, और मैं जिस हरिद्वार में हूँ उसमें तो ये स्थिति हो गई, अभी तक इनका विजन डॉक्यूमेंट नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, कांग्रेस का भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। दोनों ही पार्टियों में चुनाव हो रहा है। कहीं पर निर्दलीय होंगे, कहीं पर यूकेडी भी होगी, मैं ऐसा भी मानता हूं। लेकिन हम क्या आपके पास लोगों करने के लिए? हमारे यहाँ तो प्रचार हो रहा है, मोदी जी वोट मांग रहे हैं, जितने रेड़े ठेले जो ना, मोदी जी कह रहे हैं कि हम वोट देने के लिए। तो मोदी जी को आप एक गली में ले आए हैं और जो लोगों पर टैक्स की मार कर रहे हैं। पहले हम हाउस टैक्स देते नगर पालिका में, जिसमें जल कर भी शामिल होता था, जिसमें सीवर का टैक्स भी शामिल होता था, और उसी टैक्स से आप हमें स्ट्रीट लाइट दे रहे थे, उसी टैक्स से आपका नाली बन रही थी, खड़ंजा उससे बन रहा था और बोर्ड ठीक चल रहा है। आज आपने यूजर चार्ज कर, सफाई भी आपने निजीकरण कर दिया, सीवर का आपने अलग कर दिया, उसका सीट के हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं और सफाई पानी का भी अलग दे रहे हैं, और ये हाउस टैक्स भी आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है वो टैक्स? हमने अब आपने पीपी मोड पे दे दिया सफाई व्यवस्था को। हमारे यहाँ 350 प्रति कुंटल में आपने पहले एक कंपनी को दिया, KRL को, और उससे 350 से आपको अच्छा नहीं लगा, आपने 1200 वाले को दे दिया कि 1200 रुपए कुंटल के हिसाब से। आप कचरे में भी घोटाले कर रहे हैं, और ये घोटालों की सरकारें बनती जा रही हैं बोर्डों में। इनकी जमीनों को बेचा जा रहा है, इनकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है औने पौने दामों पर, अपने मित्रों को, माफियाज को सबूत दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो आपने एक मेडिकल कॉलेज लुटवा दिया। ये इतना बड़ा घोटाला, 1000 करोड़ की जमीन दी नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने दोनों संयुक्त रूप से उसमें मिले हुए हैं। उन्होंने दिया कि मोदी जी की घोषणा मुफ्त में हमने जमीन दी, और आज 640 करोड़ रुपया आपने जनता का, हमारे टैक्स का उस पर खर्च करके आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और वो किसी ऐसी एजेंसी को दे दिया, शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को, जिसका गठन ही 2022 में हुआ, जिसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे आ गए, हमारे स्वास्थ्य के क्या होगा? ये तो हमारी संपत्ति है। हमारे यहाँ तो अभी भी कॉलेज नगर निगम चलाता है, नगर पालिका चलाते थे, ब्रिटिश काल से वो चले, और वो जमीन भी ब्रिटिश काल के ली हुई थी शहर के जलमल के लिए, और उसको आज आपने लुटवा दिया। हमारा 640 करोड़ रुपया वो बिल्डिंग भी लुटवा दी, हमारा कॉलेज भी हमसे छीन लिया। ये चर्चा का विषय नहीं आ रहा है। आप ऋषिकेश में कुछ और कर रहे हैं। आपका मंत्री आज ये कह रहा है कि मैं तो ऐसा पहाड़ी हूं जो पहले दिल्ली से नारसन पहुंच गया था जब नारसन कांड हुआ था।
आज उनको याद आ रहा है जब वहां पर लोगों को लग रहा है कि आपके खिलाफ बात जा रही है, आप वहाँ ठप आदमी को ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आप लाए तो कोई ऐसा कैंडिडेट तो लाए जो वो सरकार को चलाए। वो सरकार ही है। वो संविधान संशोधन में 28 विभाग जो सरकार के हैं वो उसके अधीन आते हैं। क्यों नहीं आप उसको अधिकार देते? क्योंकि आपके मंत्री, आपके एमएलए वो अपने हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कमीशन खाना होता है विधायक निधियों में, सांसद निधियों में, और इसलिए वो नाली सड़क का उस पर आपने तो आदेश ही पादेश कर दिया। नहीं, विधायक जहाँ चाहेगा वहां बनाएगा, तो उसकी सड़कें भी वो बना रहे। तो भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है जो हमसे आप ले रहे हैं? आप सफाई भी हमारी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। अधिकार भी नहीं दे रहे हैं और चर्चा आप कर रहे हैं कोई कि साहब वो मस्जिद में वोट मांग रहा है, वो मुस्लिम वहां मांग रहा है। अरे वोट तो मस्जिद वालों ने भी देना है, मंदिर वालों ने भी देना। आपने सत्यनारायण की कथा करी अभी, वहां योगी जी वहां चले गए अयोध्या में, राम मंदिर का स्थापना दिवस मनाया। आपने कहा कि पूरे हर बूथ पे आपने सत्यनारायण कथा करी। तो आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई कर रहा है तो वो बुरी बात है। चलिए रतनमणि जी जवाब लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी से जवाब भी ले लेना, इस पर जवाब दीजिए रविंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार से अभी लाल रतनमणि जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे रखने चाहिए, लेकिन लास्ट आते आते इन्होंने फिर वही वाली बात कर दी। आप बताइए ना, हम भी तो यही सवाल कर रहे हैं। आप मस्जिद में जाके वोट मांग रहे हैं, आप बताइए ना क्या विकास कार्य करेंगे, आप अपना एजेंडा बताइए। बता दिया, एजेंडा बना। अरे फिर देखिए, बीच में मत बोलिए। आप अभी बहुत अच्छी बात कर रही थी कि हम सब अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है, तो बीच में मत बोलिए प्लीज। मंजू, मैं ध्यान पूर्वक सुना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप मस्जिद में खड़े होके जैरिनों से जो अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से अपना नमाज पढ़ के आ रहे हैं, आप वहां जाके ये कह रहे हैं कि भाजपा आ गई तो ये कर देगी, भाजपा आ गई तो ये। आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई अगर हम आ गए तो मुसलमानों के लिए ये उन्नति कर देंगे, ये विकास कर देंगे, या ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? आप ये नहीं बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं। आप नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। आप डर के माहौल को पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैं तो यही कहूंगा अपने अल्पसंख्यक भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि लंबे समय तक आपने इनको देखा है, ये सिवाय आपको दोयम दर्जे का नागरिक रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये आपके समर्थन में नहीं है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया है, उनकी दी हुई हर एक योजना में किसी भी वर्ग विशेष का कोई वो नहीं होता, सबको समान रूप से वितरित की जाती है। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर विकास के साथ जुड़ना है तो भाजपा के साथ जुड़ना होगा, भाजपा को वोट देना होगा। और अगर भ्रष्टाचार, करप्शन, तुष्टीकरण इसके साथ जाना है तो फिर कांग्रेस तो लंबा इतिहास है कांग्रेस का तुष्टीकरण का। तो कांग्रेस का एक अपनी विचारधारा है। और जिस प्रकार से अभी मेरे साथी यूकेडी ने कहा, देखिए यूकेडी का लगातार इस जब उत्तराखंड बना एक उदय हुआ था, एक लगा था कि उत्तराखंड में क्रांति दल एक तीसरा सबसे बड़ा दल होगा। लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार से कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारा के लोग जुड़ गए, उस विचारधारा ने यूकेडी को खत्म कर दिया। इसको अगर बचाना है, मुसलमान दामाद चाहिए कि नहीं? वामपंथी विचारधारा चाहिए कि नहीं, ये बताओ बस। वामपंथी दामाद बना रही है, बताओ बस। वामपंथी विचारधारा से अलग होना पड़ेगा। ये माओवादी विचारधारा। चलिए आऊंगा शांति भाई, मैं आऊंगा आपके पास, जरा ये बात पूरी हो जाए इनकी, फिर मैं आता हूं आपके पास। आप भाई हो हमारे यार, ऐसा चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक सरल और एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले पूर्व छात्र नेता को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस ने एक जो है एक बड़े जो उद्योगपति या कह लीजिए एक बड़े जो पैसे वाला व्यक्ति है पोखरियाल, उनको टिकट दिया है। एक सामान्य व्यक्ति की लड़ाई एक पूंजीपति के साथ है। तो आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा शहर उमड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के विकास को
लेके जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मेयर की सीट भी जीतेगी, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कम से कम 80 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आ रहे हैं। चलिए मंजू जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा शांति भाई के पास। बड़ी शर्मनाक बात जो है ना कि मतलब जो कृत्य आपके मेयर साहब ने, जो सिटिंग मेयर है, उन्होंने जो किया भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा घोटाले पे घोटाला, भर्ती घोटाला, सब कुछ उन्होंने किया। और जब कांग्रेस ने एक युवा नेता, बेदाग छवि के एसएसबी नेता, राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल जी को जब टिकट दे दिया, आज सबको पता है वीरेंद्र पोखरियाल जैसी छवि नहीं है देहरादून में किसी की, वो जीत रहे हैं, तो घर घर आपके मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं, आपके नेता भी घूम रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। अभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने भी कहा कि वोट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को है और हर समुदाय से वोट मांगने का अधिकार है। इस देश की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, और हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस समय भाजपा के पास मुद्दा, ये लोग मुद्दा भी है नए निकाय चुनाव में, अपने पार्षदों की ये जो है रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पा रहे हैं, अपने मेयर को क्यों बैठाया। सत्य प्रसाद भट्ट जी ने अभी सही पूछा कि आप मुस्लिम दामाद बना सकते हैं, आप जो है अपने सिटिंग भ्रष्टाचारी मेयर को घर बैठा के दूसरे को टिकट दे रहे हैं, और उसको ढकने के लिए आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। कांग्रेस पे अपनी नाकामी का ठीकरा आप कांग्रेस पे फोड़ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। तो दून वासियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि एक बेदाग छवि के जिसका एक विजन है, जो इस राज्य को, जो देहरादून शहर को सुंदर और बेदाग छवि उन्होंने कर दिया है। अभी वीरेंद्र भाई के साथ में एक कैंपेन में थी तो उन्होंने सीधा कहा कि मेरी संपत्ति आज भी देख लीजिए, और आप मेयर चुन के आते हैं, जब आप अगर मुझे मेयर बनाते हैं उसके बाद ये मेरी संपत्ति आप चेक कर लीजिएगा, ये हक मैं जनता पे छोड़ता हूं। तो इसलिए ऐसे नेता जो है, वीरेंद्र पोखरियाल भाई जीतेंगे, मेयर जीतेगा, और तो यह देहरादून भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और सभी हमारे पार्षद लगे हुए हैं, और निकाय चुनाव में तो आप पार्षद का काम दीजिए। मैं 41 वार्ड में रहती हूँ, आपने यहाँ के भाजपा के सिटिंग पार्षद को टिकट काट दिया, क्यों? क्योंकि आए दिन शिकायतें होती थी, तो उनके काम से कोई भी खुश नहीं था, तो आपने वहां भी सीट काटी। आज जो निर्दलीय बना, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के घूम रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है। तो अगर आपके नेता इतने ही अच्छे होते, इतने ही बेदाग छवि के होते, तो आज आपने उनको बैठा ना दिया होता, उनको टिकट देते। तो इस तरह से मैं हर चैनल के माध्यम से भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा सब बिल्कुल अलग है। ये कहते कुछ और करते कुछ है। आप अयोध्या की बात करते हैं, आप मोहन भागवत जी कहते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद देश आजाद हुआ है। अरे राम मंदिर बनने में उनकी बद्दुआएं जो वहां के लोगों को बेघर मूल समस्याओं पे आ जाइए जरा मंजू जी। उत्तराखंड में चुनाव है, आप वार्ड 41 में रहती, यहाँ तक ठीक था। अब अयोध्या अवधेश प्रसाद जीते कि मिल्कीपुर अरुण कुमार जीते, इससे मतलब नहीं है। मैं जब देहरादून आता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है जाम देख के। मैं जब थोड़ा और मसूरी के लिए बढ़ता हूँ या देहरादून से रायपुर के स्टेडियम के लिए बढ़ता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है वहाँ की गंदगी से। अगर रायपुर आप सभी गए होंगे, रतनमणि जी भी गए होंगे, अगर देहरादून से जब आप महाराणा प्रताप स्टेडियम के लिए बढ़िए तो वहाँ पे एक सकरी रोड है और वहाँ पर एक स्कूल है। जब वो स्कूल छोड़ता है तो वहाँ बच्चे अपनी जान पहथेली लेके रोड पे निकलते हैं। उस रोड को चौड़ा कैसे किया जाए, क्या प्लान होना चाहिए हमारा। महाराणा प्रताप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ के उस वार्ड में साफ़ सफाई है। रात में गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं कई बार। अगर रायपुर स्टेडियम आप अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बात करनी चाहिए थोड़ी, मुझे लगता है इस पे। दिशा दोनों सुधरेगी देहरादून शहर की। अभी आपने देखा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ वनजीसी चौक पे, बच्चों के गले कट के गिर गए। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो सीसीटीवी ही खराब था। कहाँ सुधे इनको, खाली आउटसोर्सिंग कंपनियों को ये खाली बड़े बड़े ठेके देके काम दिखा देते हो गया और वर्किंग में नहीं है। उस समय थूथू हो गई पूरे विश्व में, वो मामूली एक्सीडेंट नहीं था।
यहाँ पर हम जहां पर रहते वार्ड 41 में, यहाँ पर एक ओएनजीसी कर्मचारी जो है अधिकारी, बेचारे बुजुर्ग इंसान, 77 साल की उनकी उम्र, दिन दहाड़े उनको उनकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ है इनका पुलिस महकमा? तो इसलिए अगर हमारे वेदांत छवि के और यशस्वी और जो कहा जाए कि राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल जी जीतेंगे तो देहरादून शहर की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी। चलिए, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए विशाल जी, मैं फिर कहूंगा 45 मिनट से ज़्यादा हो गए। दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यहाँ पर पत्रकार महोदय डोभाल जी ने वही बात कही कि मुद्दों पर बात हो। हम नगर विकास की बात कर रहे हैं, मानव विकास की बात कर रहे हैं, मगर ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो नूरा कुश्ती करती है, आपके माध्यम से जनता देख रही है कि ये बेमुद्दे के दोनों भ्रष्ट पार्टियां जनता का ध्यान भटका रही। अरे भाई, आपको तो ये बताना चाहिए था, अगर आपका वाकई श्वेत पत्र जारी होता, वाकई आपका कोई ब्लूप्रिंट होता, तो आप बताते कि देहरादून अस्थायी राजधानी में राष्ट्रपति के आगमन पर मात्र आधा किलोमीटर पर डकैती पड़ जाती है, अपराधी का पता नहीं। यहां बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, अपराधी का पता नहीं। आखिर देहरादून में आप ढोंग पीटते हो कि दिल्ली से 2.5 घंटे में आ जाएंगे और आशा रोडी से घंटाघर पहुंचने में 3 घंटे लग रहे। इस पर कुछ नहीं। जरा सी बारिश में प्रिंस चौक, घंटाघर बिल्कुल लबालब पानी हो जाता है। अरे इस शहर को 1952 में विकास से जोड़ने की बात हुई थी और आज 2024 आ गया, आज भी वही नालियां है। आप जब वहां से निकासी पानी का नहीं करा पा रहे हो, बिंदाल रिस्पना पे कब्जे करवाकर आपने उनको नाला बना दिया। शहर के तमाम जितने हमारे रोकड़ थे उनको दबाकर आपने सड़कें बना दी। आपके पास विकास का कोई खाका नहीं है, इसीलिए आज नगर निकायों में सवालों का जवाब देना भारी पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जुमले फेंकने में नंबर 1 है, मगर विकास बताने में 0 है। जैसे ही इनसे पूछा जाता है कि स्मार्ट सिटी में 40% घोटाले में कौन कौन नेता पनपे, तुरंत गामा का टिकट काट दिया। जैसे ही हम ये पूछते हैं कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून आखिर क्यों जाम से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, तो पता लगा जैसी बीमारी की बात करी सीएमओ बदल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो स्थानीय मुद्दे हैं, नगर विकास के मुद्दे हैं, इस पर भाजपा को अपना सही तरीके से रास्ता बताना चाहिए। आप तो फिलहाल नहीं बता पाएंगे, वो हमारे साथ नहीं है, शायद कुछ कनेक्शन का इशू है तो वो चले गए हैं। मैं रतन मणि जी का रुख फिर से करूंगा। रतन मणि जी, मैं अमूमन साल में 4-5 बार उत्तराखंड आ जाता हूं और किसी विशेष काम से नहीं, लेकिन लगाव है थोड़ा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। मेरी जो दिक्कतें हैं, सबसे पहली जाम है। मैं वहाँ पर चीज़ों को देख रहा हूँ कि बहुत ख़राब होती जा रही हैं स्थितियाँ। व्हीकल्स, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा लो, लेकिन जो निजी ट्रांसपोर्ट हो गए हैं जिन्हें पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। हम देखते हैं सैटरडे संडे अगर आप आ गए हैं दिल्ली से, कैची आश्रम को लेकर भीड़ है, नैनीताल जाने वालों की भीड़ है, और वो वाहन, जब कोई सीधा रास्ता नहीं है वहाँ पे, जिन रास्तों पर लगती हैं गाड़ियाँ, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था ना होने से वो बिल्कुल रोड पे खड़ी होती है, इससे हादसे होते हैं। और स्मार्ट सिटी का टैग जिन जिन शहरों में लगा है वहाँ वो सिर्फ लिखा पढ़ी में ही स्मार्ट होंगे, लेकिन स्थिति तो बहुत अलग है। रतन मणि जी, देखिए विशाल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कोई देहरादून ही नहीं है, पूरा उत्तराखंड के जो नगरीकरण ये कुछ तेज किया है इन्होंने, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के विस्तारीकरण से, तो नगरीकरण भी बढ़ा है उस हिसाब से। लेकिन वहां पर वो सही बात है, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब उतनी नहीं है जितनी उसकी आवश्यकता है। और ये इसलिए नहीं है कि इस पर भी मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जवाहरलाल नेहरू नवीकरण मिशन हुआ था, उन्होंने सारे शहरों को पूरे अपने राज्यों को बसें दी थी। हमारे यहाँ भी बसें आई वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिनको हम लाल बस के नाम से जानते हैं।
और वो एक भी आपने सिटी ट्रांसपोर्ट में उनको इस्तेमाल नहीं किया। ये आपको ये था कि आपको नगर निकाय को वो वहां पर ट्रांसपोर्ट यूनिट बनानी थी उनको चलाने के लिए, वो नगर निगम को चलानी थी, वो नगर पालिकाओं को चलानी थी वो बसें। लेकिन आप क्योंकि उसको आप अधिकार वो देना नहीं चाहती हैं राज्य सरकारें, और उसका गला घोट के आपने लॉन्ग रूट पे उन बसों के पहिए भी बिकवा दिए, खटारा बना दिया, जबकि वो लोकल सिटी बस के लिए था कि प्रदूषण भी कम होगा, दूसरे ऑटो वगैरह कम जाएंगे, लोगों आवागमन सफल होगा। वो बसें बहुत सारी तो अभी भी चल रही हैं, मेरे ख्याल से 90 देहरादून को मिली थी, 60 हरिद्वार को मिली थी कि भाई ये लोकल ये व्यवस्था ये करेंगे। लेकिन वो नहीं किया क्योंकि ट्रांसपोर्ट में नहीं बनी है, स्टेट में भी नहीं बनी, वो पे भी नहीं बनी, किसी ने जिक्र भी नहीं किया उसका। ऐसे तो हमारे जनपद चुने जाते हैं। तो ये दिक्कत है अभी भी हमारे यहाँ। अब आप कह रहे हैं ना कि ये जब ये बात करते हैं तो कह रहे हैं कि साहब हम तो 4 लेन बन गया, वहां तक दौड़े चले जा रहे हैं। अरे 4 लेन अब बाहर आपने 4 लेन बना दिया, रहना तो जाना तो मुझे सिटी में है। अब रिस्पना से उतर के घंटाघर जाने में क्या दिक्कत आती है, कितना समय लगता है। अब रिस्पना से जो पुल है और यहाँ आप हरिद्वार तक 40 मिनट में आ जाते हैं, लेकिन वहां रिस्पना से घंटाघर जाने में कितना समय लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, उस पर वो नहीं है। ये तभी हो पाता अगर आप स्थानीय निकायों को उनका वो अधिकार देते कि वो उस दिशा में कुछ कर पाते। आपने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून ये था कि त्रिपेंद्र सरकार जब आई थी, और मुझे ठीक से अगर याद है कि 5 जुलाई 2017 को पहली मीटिंग जो इस संबंध में आवास विभाग के त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ली थी, और ये कहा था कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आते ही इतनी बदनामी होती है, और वो इसलिए होती है कि यहाँ जाम लग जाता है, तो लोगों को ये पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलती है, लोग परेशान रहते हैं यात्रा सीजन में। और सबसे पहले उसमें प्रस्ताव किया गया कि आप यहाँ ये पार्किंग बनाएंगे, वो प्रस्ताव उसके बाद कुल मिला के मुझे लगता है कागजी तौर पर ये पार्टियां हम लोगों को, जनता को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं बैलेट पेपर के लिए। अब देखना होगा कि अब कैसे ये चीज़ें बदलती हैं। वादे बड़े बड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे निकाय चुनाव की जंग, हिंदू मुस्लिम संघ। अब देखना होगा कि जब 23 तारीख को वोट पड़ेंगे तब क्या नतीजा